गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की नई औद्योगिक नीति तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। इसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत की नई औद्योगिक नीति, इसको 1991 भी करते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 का चर्चा करते हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में जरा सा मैं आपको इसके पहले ले चलता हूँ। इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना, इसके बारे में संक्षेप में मैं चर्चा करूँ। तो मैं बात करता हूँ 1990, 1990 की मैं बात करूँ तो उस समय हमारा जो देश था वह इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक संकट इतना गहरा था कि हमें जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता थी। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें विशेष परिवर्तन की आवश्यकता थी। मैं आपको बताऊं कि 1991 में हमारे देश में मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इसके बारे में पिछली क्लास में आपको बताया भी था क्या होता है। तीसरी बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है 1991 में किया गया। 1991 में मैं आपको बताऊं कि उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पिछले 10 वर्षों। और ये जो है उस समय जो है वित्त मंत्री के पद पे थे। इसके पहले भी आर्थिक सलाहकार भी थे। ये जो है आपके RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। उस समय जो है ये क्या थे, नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में इनको जो है वित्त मंत्री का पद मिला था। और वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए इनको जो है पूरा छूट दे दिया गया कि आप अपने ढंग से इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप परिवर्तन करिए और जो इकोनॉमिक जो संकट है इससे जो है देश को बाहर निकालिए। इन्होंने ही क्या किया था, इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, औद्योगिक नीति में विशेष परिवर्तन करते हुए 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति लाई गई, जिसे भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 के नाम से जाना जाता है। यह विशेष उदारीकृत आपका जो ये पॉलिसी थी। हालांकि मैं आपको बताऊं भारत में इंडस्ट्रियल
स्वतंत्रता की बात यदि हम बात करें तो 1948 में पहली बार जो है हमारे देश में जो है औद्योगिक नीति लाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा जो है। इसके बाद कई सारी जो है औद्योगिक नीतियाँ आई, लेकिन 1991 की जो नीति है बहुत ही महत्वपूर्ण नीति इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही उदारीकृत पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में हम जो है मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर कुछ शब्द उभर कर आते हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण या इसको भूमंडलीकरण बोलते हैं। इसका यह, इसका पी, इसका जी ले लें तो इसको हम एलपीजी 1991 में बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी 1991 के नाम से भी जानते हैं इसको। एलपीजी पॉलिसी के नाम से आप लोग जानते होंगे एलपीजी। एलपीजी पॉलिसी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर क्या है? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। लिबरलाइज होना, लिबरलाइज होना मतलब क्या होगा कि उदार होना, सरकार का उदार होना, गवर्नमेंट का उदार होना। मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का एकाधिकार उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। जो उसकी नीतियां थी, गवर्नमेंट की जो नीतियां उसमें क्या किया गया? उसको ढीलापन कर दिया गया, है ना। उदारता का तरीका ना, जो नियम है उसमें क्या कर दिया गया? ढीलापन कर दिया गया, है ना। लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, है ना। लाइसेंसिंग जो व्यवस्था थी, जो कठोरता था नियम में, उसमें क्या किया गया? ढीलापन किया गया, है ना। इसी क्या करते हैं? उदारीकरण करते हैं। इसी नीति को क्या करते हैं? उदारीकरण, जो कि आपको इस नई औद्योगिक नीति में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ निजीकरण यानी आर्थिक विकास में, आर्थिक उद्यम में निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? निजीकरण। निजीकरण मतलब निजी क्षेत्र को भी महत्व देना। निजीकरण की जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके महत्व को बढ़ाना, उसकी भूमिका को बढ़ाना, उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, क्या कहलाता है? निजीकरण। यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, जो उसका एकाधिकार है, जो उसने क्या कर लिया था? अपने आप को आरक्षित कर लिया था, रिजर्व कर लिया था। उसको क्या किया? उसको धीरे धीरे तमाम सेक्टर्स को क्या कर दिया? निजी हाथों में देना शुरू कर दिया, है ना। तो इसी को जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर ने जो है अपने उपक्रम को क्या किया कि बोला कि इसको हम निजी हाथ में अब देना शुरू कर दें। यही क्या कर रहा है? निजीकरण। मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में जो है क्या कर दिया गया? उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया। इसी को क्या कहा गया? निजीकरण, जो कि आपको इस औद्योगिक नीति में देखने को मिलती है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारा विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश क्या था? बहुत कम था, पहले बहुत कम था। ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ कि हमने क्या किया? खुली छूट दे दी, विदेशी कंपनियां आए और यहाँ पे क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, ठीक ना। और हम भी क्या करेंगे? हमारे यहाँ की कंपनियां जाकर दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी को क्या करते हैं? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आ रही है मतलब एक देश तक सीमित न रहकर अन्य देशों में भी फैलना, इन्वेस्टमेंट करना, या अन्य देश की कंपनियां हमारे देश में भी क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो इसमें भी छूट दी गई। ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको
ये जो है एलपीजी कॉन्सेप्ट जो है सामने आता है, इसलिए इसको एलपीजी पॉलिसी 1991 के नाम से भी जानते हैं। आइए हम जो है नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। इसके जो है मुख्य बिंदु क्या है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, आइए हम लोग भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख बिंदुओं पर या प्रमुख तथ्यों पर जो है हम चर्चा करते हैं। तो पहली जो सबसे बड़ी बात थी इस नीति की, इसमें क्या किया गया कि 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी को क्या कर दिया गया, अन्य सभी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। यानी केवल 18 प्रमुख जो उद्योग थे उनको छोड़कर बाकी सभी उद्योग क्या कर दिया गया, लाइसेंस फ्री कर दिया गया। इसके पहले क्या था, इसके पहले जो है कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री आपको जो है डालनी है, हर उद्योग के लिए जो है आपको क्या करना पड़ता था, सरकार से पहले आपको लाइसेंस लेनी पड़ती थी। लाइसेंस के द्वारा ही, जब लाइसेंस आपको मिलता था तभी आप इंडस्ट्री डाल सकते थे, उद्योग जो है आप उद्योग जो है उद्यम कर सकते थे। ठीक ना, तो उद्योग लगा सकते थे, उद्यम कर सकते थे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना, जो कि क्या था, बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठिन जो है कदम था। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है उदारता लाया गया, है ना, इसमें उदारता लाया गया। उदारता लाया क्या किया गया, केवल 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया गया, लाइसेंस फ्री कर दिया गया। अब लाइसेंस फ्री कर दिया गया तो अब बिना लाइसेंस के क्या किए, तमाम उद्यम जो है काम करना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया, उदारता दिखाया गया। इसलिए ये क्या होगा, ये जो आपका जो पहला तथ्य है ये आपका उदारीकरण की ओर इंडिकेट कर रहा है ना, इससे जो है उदारीकरण आपको दिखाई दे रहा है ना, उदारता दिख रही है सरकार की, केवल 18 प्रमुख उद्योग छोड़कर बाकी सब क्या कर दिया, लाइसेंस मुक्त कर दिया। लेकिन ये 1991 की नीति बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान समय में 18 प्रमुख उद्योगों में भी इसकी क्या हुई, इसकी संख्या घट गई, घटकर जो है वर्तमान समय में बात करें तो केवल 5 प्रमुख उद्योग ही लाइसेंस वाले रह गए हैं। यानी वर्तमान समय में केवल 5 प्रमुख उद्योगों में ही लाइसेंस की व्यवस्था है, बाकी सारे उद्योग क्या हो गए, लाइसेंस फ्री हो गए, है ना। तो बाकी लाइसेंस फ्री हो गए, तो लाइसेंस में जो है 5 प्रमुख उद्योग कौन से थे, जिनको अभी लाइसेंस कौन से हैं, जिनको लाइसेंस अभी आवश्यकता है। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से आता है, जैसे आता है शराब, सिगरेट, सुरक्षा के सामान, इसके अलावा आपका औद्योगिक आपका जो है विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इसमें जो है खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रमुख उद्योग ही वर्तमान समय में लाइसेंस युक्त हैं। यानी इन उद्योगों के लिए जो है लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, बाकी सभी के लिए, बाकी सबको क्या कर दिया गया है, लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। उदारीकरण, है ना, ये 1991 के तहत ही उसी नीति को जो है फॉलो करते हुए 18 प्रमुख उद्योगों से धीरे धीरे इसकी संख्या कम होकर कितने पे आ गई, 5 प्रमुख उद्योग, जिसमें शराब आपको बनानी है, शराब का उद्योग जो है आपको करनी है, शराब के उद्यम के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सिगरेट है, सुरक्षा का कोई सामान है ना, खतरनाक कोई रसायन है ना, और औद्योगिक जो विस्फोटक होते हैं, इन सब, जिसमें दिया सलाई हो गया, बम पटाखे तमाम जो है ना, ये सारे जो है
इसमें आते हैं, इन सब के लिए जो है लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है आपके पहला प्रमुख आपका जो है इसकी प्रमुख इसमें निहित तथ्य है या इसका प्रमुख बिंदु है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हम बात करते हैं कि इस नीति के तहत जो है केवल 6 उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है आरक्षित रखा गया। आरक्षित रखा गया, आरक्षित शब्द आरक्षित। केवल 6 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है आरक्षित रखे गए, बाकी सबका क्या कर दिया गया? बाकी सबका निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इस तरह से क्या आ रहा है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, है ना। केवल 6 प्रमुख उद्योगों को जो है क्या किया गया? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो है रिजर्व रखा गया, बाकी सबको क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया। वर्तमान समय में हम बात करें, वर्तमान समय में जो इसकी संख्या घटकर और कितनी हो गई? 2 हो गई। वर्तमान समय में हम बात करें तो 2 हो गई, संख्या 2 हो गई। कौन कौन? परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, केवल इन 2 को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। लेकिन अब इसमें वर्तमान समय में आप देखें तो देख रहे हैं तो रेल परिवहन में भी जो है क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे सम्मिलित किया जा रहा है ना। तो जो आपका एकाधिकार था, इसमें भी जो है आप देखेंगे धीरे धीरे रेल का भी निजीकरण शुरू हो गया है, इसमें भी जो है प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, इसमें भी निजी क्षेत्र को जो है सम्मिलित कर दिया गया है धीरे धीरे, है ना। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा जो तथ्य है ये आप देख रहे हैं कि निजीकरण को दिखा रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर तीसरा देखिए तथ्य क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा है विदेशी उद्यमकर्ता निवेश, व्यापार एवं तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। कौन? विदेशी उद्यमकर्ता। अब विदेशी उद्यमकर्ता मैंने आपको क्या बताया? अब विदेशी उद्यमकर्ता क्या कर सकता है? हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, व्यापार कर सकता है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एफडीआई की ओर संकेत कर रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी विदेशी उद्यमकर्ता हमारे देश में आकर क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकता है, निवेश कर सकता है, इसके अलावा वह व्यापार भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसका मतलब खुली छूट मिल गई। इसका मतलब क्या होगा? अब ये ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को, जी को कर रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन ये क्या कर रहा था? आपका पी को, ये एल को, है ना, इंडिकेट कर रहा था। तो ये जो है प्रमुख तथ्यों की मैं चर्चा कर रहा था। यहाँ पर लास्ट में हम बात कर रहे हैं प्रबंध में, मैनेजमेंट में श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया। मैनेजमेंट में जो है श्रमिकों को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया, ताकि जो है देश के समृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए जो है इनकी भी भागीदारी क्या हो? समान भागीदारी हो सके, इनकी भी सहभागीदारी हो सके,
श्रमिकों को भी, इसलिए इनको भी जो है मैनेजमेंट में क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया, प्रबंधन तंत्र में इनको भी प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि ये भारत की नई औद्योगिक नीति के प्रमुख तथ्य क्या हैं, आप देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं 1991 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका चर्चा की। ठीक है, तो ठीक, ये आपका भारत की नई औद्योगिक नीति। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको हम स्टार्ट में बोलते हैं MNCS, सॉरी MNCS, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय निगम भी बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये एक ही शब्द है, यानी इन्हीं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही हम बहुराष्ट्रीय निगम के नाम से भी जानते हैं। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी, जब किसी कंपनी का प्रधान कार्यालय एक स्थान पर हो, एक देश में हो, एक देश में उसका प्रधान कार्यालय हो, लेकिन उसका जो कार्य है, उसका जो कार्य क्षेत्र है वह विभिन्न देशों में। मान लीजिए ये देश है, ये देश में जो है कोई कंपनी है, उसका प्रधान कार्यालय है, लेकिन ये जो है विदेश, सी देश, डी देश, ई देश, यानी इन सारे देशों में भी इसका क्या है, कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसी कंपनियों को ही क्या कहते हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, है ना, जो ऐसी कंपनी जो बहुत से राष्ट्रों में फैली हुई हो। ठीक है, कंपनी तो एक ही देश की है, ठीक है, एक देश में है, एक प्रधान कार्यालय उसका है एक देश में, लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र है ना, उसका जो वस्तुओं का जो उत्पादन करता है, जो उसकी जो सेवाओं का उत्पादन करता है, वह जो है एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में करता है, कई देशों में करता है। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे आपका नोकिया हो गया, है ना, आपका कोका कोला हो गया, है ना, ये सब ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका जो है अपने देश में तो प्रधान कार्यालय है, लेकिन ये कई देशों में इनका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। सोनी कंपनी को ले लीजिए, इलेक्ट्रिक जो है क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक जो सामान आते हैं, सोनी कंपनी, है ना, तो ये भी क्या है, ये कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि ये इसका भी प्रधान कार्यालय अपने देश में है, लेकिन ये कई देशों में इसका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। तो वे सारी कंपनियां, वे सारे निगम जो जिसका कार्य क्षेत्र अपने देश तक ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैले हुए हैं, ऐसे जो है कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। बात क्लियर हो गई? भारत में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो भारत में जैसा कि हमें बताया कि अभी आपने नई औद्योगिक नीति पढ़ी, नई औद्योगिक नीति में आपने देखा कि वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, FDI को बढ़ावा दिया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया मतलब आपने छूट दे दिया कि आप जो है विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप,
ठीक ना। तो विदेशी कंपनियां जो है जो हमारे यहाँ आ रही हैं वो कैसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही हैं, वे जो कंपनियां आ रही हैं वे कैसी कंपनियां हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, है ना। बात क्लियर है। हमारे देश में भी कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका कार्यक्षेत्र अनेक देशों में, कई देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और ये वैश्वीकरण के कारण ही हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इस समय काम कर रही हैं, ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो मल्टीनेशनल, आपके मल्टीनेशनल्स जो आपके कॉर्पोरेशंस होते हैं उसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस हैं। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इस पर भी जो है संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इसके जो है हम लाभ और हानियों के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कुछ उसके लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो लाभ में आप देखिए कुछ प्रमुख लाभ की बात करते हैं यहाँ पे। पहला लाभ क्या है, उपभोक्ता को लाभ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से जो कंज्यूमर होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट होता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं उससे क्या होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसेस क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है ना। क्योंकि विदेशी कंपनियां जो होती हैं वो जब दूसरे देश में जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो वहाँ पर जो है अपना मार्केट बनाने के लिए क्या करती हैं, अपने वस्तुओं के प्राइसेस को कम कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या होता है कि कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं जब मिल जाती हैं इससे क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। नेक्स्ट है रोजगार साधनों का विकास। जब विदेशी कंपनियां जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर जो है सृजित होते हैं। तमाम जो है रोजगार के अवसर सृजित होने से जो बेरोजगारी की समस्या है थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रोजगार साधनों या रोजगार के अवसरों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी तकनीकी का ज्ञान। जो आपका फॉरेन आपका जो है टेक्नोलॉजी है, जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे आती हैं काम करती हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको जो है उनके साथ काम करने से क्या मिलता है, उनके जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमको भी होने लगता है ना। तो जो विदेशी तकनीकी है उसका जो है नॉलेज हमको होता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। विदेशी कंपनियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हमारे यहाँ काम करने से सबसे बड़ी लाभ यही है, सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है उसका नॉलेज हमको हो जाता है। ये जो है आपका तीसरा। चौथा यहाँ पर मैंने लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये स्वाभाविक है, ये सारी जो चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। कोई भी आपका जो है मल्टीनेशनल कंपनियाँ जब हमारे यहाँ आती हैं काम करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा जो है हमारे यहाँ आर्थिक विकास तेजी से, ये इसके कुछ लाभ है। लेकिन इसके कुछ हानियाँ भी हैं, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। पहला, कुटीर एवं लघु उद्योगों को हानि होती है। जैसे ही विदेशी कंपनियां बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं तो जो कुटीर और लघु उद्योग हमारे होते हैं उनको क्या होती है, लॉसेस होती है। क्यों लॉसेस होती हैं, क्योंकि जो कुटीर उद्योग होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ऐसे उद्योग होते हैं जो कि परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का जो है उत्पादन करते हैं और ये नए टेक्नोलॉजी वाले वस्तुओं को जो है प्रोडक्ट करते हैं। इनका प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट में बहुत अंतर होता है। इनकी जो है कीमतें ज़्यादा रहती हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, इनकी कीमतें कम रहती हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंपटीशन में ये पिट जाते हैं, है ना। इनको जो है इनका डिमांड ज़्यादा होता है, इनका डिमांड कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनको क्या होता है, इनको लॉसेस होता है, हानियाँ होती है ना, क्योंकि इनकी वस्तुएं जो है अच्छी नहीं होती इसकी अपेक्षा, है ना। क्योंकि इनका जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा नहीं है, पुरानी तकनीक का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन। दूसरा, संसाधनों का अनुचित प्रयोग। चूँकि विदेशी कंपनियां जब यहाँ आती हैं तो हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका क्या करते हैं, वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, ये भी इनका उद्देश्य है कि मैक्सिमम हमको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए क्या करते हैं,
ये जो है हमारे रिसोर्सेस का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो दुरुपयोग करना ये जो है इसकी हम दूसरी हानि के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनियां जब आती हैं तो क्या करती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। कैसे देती हैं, ये व्यापार के नियमों शर्तों को जो है बदलने के लिए, उसको ढीला करने के लिए क्या करती है, जो अधिकारी होते हैं उनको जो है रिश्वत देती है ना, जिससे करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये जो है इससे कुछ हानियाँ हैं। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कहें कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रोजगार के लिए जो है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ हानियों के होते हुए भी इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चर्चा किया। इसके अंदर आप और हानि के बारे में भी चर्चा की। तो आज इतना ही।